नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो मैं लेकर आया हूं आपके सामने साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो सीटेट, यूपीटेट, रीट और बहुत सारे ऐसे टीचिंग एग्जाम्स में जहां पर मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो वो क्वेश्चंस वहां से जरूर निकलता है। तो आज हम बात करेंगे जो सिगमंड फ्राइड ने जो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो दी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है, हम उस पर बात करेंगे। तो जो लोग पहली बार मेरी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन साथ ही साथ प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल के जो आपके ग्रुप्स हैं आप उनमें शेयर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का, आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सिगमंड फ्राइड जो थे ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी के क्षेत्र में यानी कि व्यक्तित्व के क्षेत्र में ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने पर्सनैलिटी के उस चैप्टर में पढ़ाया भी था, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ सिद्धांतों के बारे में बताया था। वो वीडियो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आप यहाँ इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहाँ बताया था कि उसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को मैं आने वाली अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरह डिफाइन करूंगा। तो वो ये वीडियो मैं उसी पर्पज से बनाकर लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड की है, ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पर्सनैलिटी के क्षेत्र में यानी कि व्यक्तित्व के क्षेत्र में इन्होंने 3 मन की बात करी थी। एक था चेतन मन, एक था अचेतन मन और एक था अर्धचेतन मन। इन 3 मनों की बात करी थी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा होता है, जो चीज़ें हम वर्तमान में देख रहे हैं हम उनको कितना अपने माइंड में ग्रहण कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं वर्तमान में हम उनका 1% ही अपने माइंड में उनको ग्रहण कर पाते हैं, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि 1/10 भाग मस्तिष्क से जागृत होता है इस चेतन मन का। पूछा जाता है कि चेतन मन का कितना भाग मस्तिष्क से, माइंड से डेवलप होता है, जागृत होता है, तो वो 1/10 भाग जागृत होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक बार देखा था एग्जाम में। दूसरा, अचेतन मन का कितना भाग जो है मस्तिष्क से डेवलप होता है, तो वो अचेतन मन का भाग जो 1 यानी कि 9/10 भाग यानी कि 10 में से 9 भाग इसका मस्तिष्क से डेवलपमेंट होता है। तीसरा बात करते हैं अर्धचेतन मन की। तो चेतन मन और अर्धचेतन मन इन दोनों की बीच की कड़ी होती है अर्धचेतन मन। चेतन मन और अचेतन मन के बीच की कड़ी होती है अर्धचेतन मन। इन दोनों को मिला के दोनों का मिला जुला रूप होता है, उस टाइप से कार्य करता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत साइकोलॉजी के क्षेत्र में सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी दी। इस थ्योरी के अंतर्गत उसने 3 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया, 3 दशाओं के बारे में जिक्र किया, 3 स्टेजेस के बारे में जिक्र किया। वो स्टेजेस कौन कौन सी है वो पढ़ लीजिए। वो स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज है आपकी इदम, आपने पढ़ी होगी इदम, जिसको हम इड बोलते हैं। और दूसरी है अहम, इसको हम ईगो बोलते हैं। और तीसरी है परम अहम, जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम समझाते हैं होती क्या है। ये जो इदम जो कैटेगरी है, ये इदम अवस्था है, इद जिसको बोलते हैं, ये इसका तात्पर्य सुख से है, यानी कि जो सुख संबंधी जो माइंड में क्रिएशन होता है उनसे है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो इदम है ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। और दूसरा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सुख से होता है, इसका दुखों से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि इसका जो मतलब होता है सुख की कल्पना करना, सुख की लालसा करना, भोग विलासता वाली चीजों को उनको ज्यादातर उनके बारे में कल्पना करना। यानी कि केवल और केवल हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है ये सुखवादी अवस्था है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करेंगे। इसलिए सुख जो है
जन्मजात कहा है विश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने सुख को जन्मजात कहा है, यानी कि ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात करते हैं हम ईगो की। ईगो क्या है? ईगो में चेतना, बुद्धि और तार्किकता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे चेतना, बुद्धि और तार्किकता का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने सुख से मतलब है और किसी से मतलब है ही नहीं। यहाँ पे बुद्धि, चेतना और तार्किकता इन सब ये सब चीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या काम करता है कि जो चीजें, जो मन, जो हमारा इदम है, जो हमारी सुख की कल्पना करता है, जो हमारी सुख की लालसा करता है, उनको बुद्धि, तर्क और चेतना की कसौटी पर देखता है कि वास्तव में क्या ये वास्तविक जीवन के लिए सार्थक है या नहीं है। तो उनको ये नियंत्रित करता है। कौन? ईगो। और ये ईगो जो है, ये वास्तव में आपको मैं बता दूं, ये ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम रियलिटी का एहसास करते हैं कि जो चीजें हमारे सामने हैं, चाहे सुख है या दुख है, उन चीजों पर ये क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। उनको बुद्धि और तार्किकता की कसौटी पर उतार कर देखता है, तो उनको ये एक्सेप्ट करता है। तीसरी बात करते हैं सुपर ईगो की, परम अहम की। यह आध्यात्मिकवादी और आदर्शवादी व्यक्तित्व पर आधारित है। यह ईगो द्वारा लिए गए निर्णय, यानी कि इसके दूसरी कैटेगरी के द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरा करने के लिए सामाजिक और नैतिक और आदर्शवादी मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि इसके द्वारा लिए गए निर्णयों को ये नियंत्रित करता है और इसके द्वारा लिए गए निर्णयों को ये नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। और ये कह रहा है कि ये जो तीसरा जो कैटेगरी है, परम अहम, ये आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये तीन अवस्थाएं बताई थी इसने सिगमंड फ्राइड ने, और ये आपको याद रखना है। तीन मन की बात करी थी, और वो चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन, तीन आपकी अवस्थाओं की बात करी, इद, अहम और इद, ईगो और सुपर ईगो की बात की। अब इसी सिद्धांत के अंतर्गत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही थी सिगमंड फ्राइड ने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन चीजों को भी आप नोट कर लेना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने दो तरह की मूल प्रवृत्तियों के बारे में वर्णन किया। मैंने ये चीजें और भी पहले बता दी हैं, जब मैंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था तब भी मैंने उसको जिक्र किया था वहां पे, लेकिन यहाँ मैं विशेष रूप से इसको डिफाइन करूंगा कि दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी इस सिद्धांत के अंतर्गत। एक थी जिजीविसा मूल प्रवृत्ति, तो दूसरी थी मृत्यु, ममूर्षा मूल प्रवृत्ति। ये दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई इन्होंने बताई कि भाई बच्चे के अंदर, जो बच्चा जब पैदा होता है तो दो तरह की मूल प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है। इसी तरह मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी अपने सिद्धांत में। इसी तरह इन्होंने दो मूल प्रवृत्ति बताई है, जिजीविसा, ममूर्षा। जिजीविसा क्या होती है इसको मैं बता दूं, इन्हें निर्माणकारी होती है। ये निर्माणकारी मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति। और ये जो होती है ये विध्वंसकारी होती है, ये विध्वंसकारी मूल प्रवृत्ति होती है। ये जो प्रवृत्ति है ये जीवन संबंधी है, और ये आपकी मृत्यु संबंधी मूल प्रवृत्ति है। ये मृत्यु संबंधी मूल प्रवृत्ति है। तो इसको आप ये ध्यान रखना है कि जिजीविसा
और मुमूर्षा दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई, जो कि निर्माणकारी यानी कि जीवन संबंधी मूल प्रवृत्ति है। मुमूर्षा यानी कि विध्वंसकारी यानी कि विस्फोटक वाली है, यानी कि ये नुकसान पहुंचाने वाली मूल प्रवृत्ति है, और ये मृत्यु संबंधी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने दो तरीके की ग्रंथियों के बारे में बताया था। दो तरह की ग्रंथियों के बारे में, दो तरह की ग्रंथियों के बारे में बताया, वर्णन किया। पहली ग्रंथि बताई उन्होंने ऑडिपस, जो लड़कों में पाई जाती है, दूसरी बताई इन्होंने इलेक्ट्रा ग्रंथि, और ये थी आपकी ऑडिपस ग्रंथि। अब मैं आपको बता दूं, ये लड़कों में पाई जाती है, और ये लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियों में। दूसरा इसको बता दूं कि ऑडिपस ग्रंथि की वजह से ही लड़के ज्यादा से ज्यादातर माँ के ज्यादा करीब होते हैं, और इस इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से लड़कियां अपने पिता के ज्यादा करीब होती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिता का मोह लड़कियों के लिए ज्यादा होता है। वो क्यों होता है? लड़कियां अपने पिता के नजदीकी या पिता से जो बहुत ज्यादा लगाव इसलिए रखती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि जो पाई जाती है वो उसी तरह के सेंसिटिव ऑर्गन्स उत्पन्न करती है, और इसी तरह ऑडिपस जो ग्रंथि है वो लड़कों के अंदर पाई जाती है। वो उसी तरीके के संवेगात्मक जो आपके इमोशंस हैं उनको जागृत करता है, ताकि वो अपनी माँ के ज़्यादा नज़दीक हो, ज़्यादा लगाव रखे। तो ये दो तरह की ग्रंथियाँ बताई थी। ये पूरी सिद्धांत मैंने आपको डिफाइन किया है, आप इसको रीड करें, पढ़ें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगली सिद्धांत लेके आएंगे, जो सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, उसके बारे में बात करेंगे। और देखते हैं अगली वीडियो, और देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।